बड़ी खबर में सबसे पहले अहम फैसले की बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन पर तहरीक इंसाफ का 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम लीग नून का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है और NA 75 का ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार देते हुए 18 मार्च को दोबारा रीपोलिंग का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि शफाफियत को मद्देनजर नहीं रखा गया, इलेक्शन आजादाना और ईमानदारी से नहीं हुए, लड़ाई झगड़े और फायरिंग के वाकयात से अमन ओमान की सूरत हाल भी खराब हुई। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की सुबकी हुई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरी सुबकी हुई है। वोटर्स के लिए हिरासमेंट का माहौल पैदा हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कहा, और नताइज के अमल को भी मशकूक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने बदइंतजामी पर जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत करते हुए कमिश्नर और RPO गुजरावाला को डिवीजन बदल करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब DPO सियालकोट, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और SDPO डस्का की मुअत्तली के अहकामात भी जारी कर दिए गए, जबकि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को वजाहत के लिए 4 मार्च को तलब कर लिया गया है। और इसके साथ साथ ROs को गायब होने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ सेशन अदालत में केस भेजने की हिदायत कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून ने फैसले का खैर मकदम किया है, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए इसे चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर, जो कि मारूफ कानूनी है और नौ मुंतखब सेनेटर भी हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि वो इस मामले पे क्या राय रखते हैं कानूनी नुक्ता निगाह से। दो कि अब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है सामने। बैर साहब, एक तो बहुत शुक्रिया अल्लाह सुब, आपने हमें ज्वाइन किया और पहली दफा आपने हमें ज्वाइन किया, और दूसरा आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो फॉर बीइंग इलेक्टेड एज सेनेटर। आप इस सारी सूरत हाल के ऊपर कानूनी नुक्ता निगाह से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहेंगे? चूंकि कल हमारी शाह महमूद कुरैशी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे अपने एक इलेक्शन की 2013 की नजीर मौजूद है, जिसके मुताबिक सिर्फ उन्हीं पोलिंग स्टेशन पे इंतखाब होना चाहिए जहां पे कुछ शुकूक शुबात मौजूद है, लेकिन फैसला बरक्स है। आप क्या कहेंगे? जी देखें, बिल्कुल पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुबारकबाद दी। मैं इस फैसले को 2 स्टेजेस पे देखता हूँ। सबसे पहले तो जो PMLN की कैंडिडेट थी, उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी रिटर्निंग अफसर के सामने, वो ये था कि जी 23 पोलिंग स्टेशंस की लेट क्योंकि रिजल्ट्स आए हैं, इसलिए उसमें शको शुबात हैं और उधर रीपोलिंग कराई जाए उन 23 स्टेशंस पे। जो रिटर्निंग अफसर ने रिपोर्ट दी इलेक्शन कमीशन को, वो इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने कहा कि 23 नहीं 14 पोलिंग स्टेशंस में लेट आया था रिजल्ट, इसलिए वो 14 पोलिंग स्टेशंस पे रीपोलिंग कराई जाए। ठीक हो गया। PTI का मौकफ था वो भी यही था कि ठीक है, अगर आपको लगता, पहली बात तो ये है कि वो लेट हमारा कसूर नहीं है, लेकिन अगर वो लेट आपको लगता है कि शको शुबात है, तो आप बेशक उस 15 या 16 या 20 पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग करा लीजिए, पोलिंग करा लीजिए। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन थे, वो अज खुद उन्होंने अपना सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन जिसको कहते हैं, अज खुद उन्होंने ये फैसला किया कि वो तो अलग है जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर था कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि वो भी दुरुस्त नहीं था और लोग हरासा थे, इसलिए हम ये फैसला करते हैं कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसकी री इलेक्शन किया जाए। अब ये जो दूसरा फैसला है अज खुद वाला, उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास सबूत होने चाहिए थे, उसका बकायदा ट्रायल होना चाहिए था, शहादतें आती, वो देखते, क्रॉस एग्जामिनेशन होती, फिर वो फैसला करते कि आया वाकई ही ये किसी ने जानबूझ के तो ये लॉ एंड ऑर्डर। आपको लगता है कि प्रेशर में हुआ फैसला, इलेक्शन कमीशन ने प्रेशर में आके फैसला किया? नहीं, प्रेशर तो मैं नहीं कहूंगा, मकसद फैसला तो हो गया, उनके पास इख्तियार था इलेक्शन कमीशन के पास कि वो फैसला कर सकते हैं, क्योंकि कानून उनको इजाजत देता है, लेकिन उस फैसले से आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि फैसला गलत है, वो कानूनी उसमें गलतियां हैं। ठीक है, बैरिस्टर साहब, जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने पहले कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगी हम उसका खैर मकदम करेंगे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी उसके खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया है। क्या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इस कार्रवाई से मुतमईन है? और जो चैलेंज करने का ऐलान किया गया, क्या वजह है कि पहले आप लोगों ने कहा कि खैर मकदम करेंगे, अब जब फैसला आया तो कहा है चैलेंज करेंगे? मेरा ख्याल है दोनों चीजें इकट्ठे चल सकती हैं। एक तो फैसला आ गया कि रीपोलिंग होनी चाहिए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में,
वो पॉलिटिकल इशू है और उसमें भरपूर तरीके से पीटीआई पार्टिसिपेट करेगी और पीटीआई की जो कैंडिडेट हैं वो अपने वोटर्स के पास वापस जाएंगे और जिस तरह पहले उनको मेजॉरिटी मिली थी वो कोशिश करेंगे कि वोटर्स अब और भी मजीद मेजॉरिटी उनको दें। तो वो तो हो गया इलेक्शन प्रोसेस, लेकिन उसके साथ साथ कैंडिडेट का हक है, कानूनी हक है कि अगर वो समझता है कि ये जो जजमेंट है, जो फैसला है वो कानूनी तौर पे गलत है, तो फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी कर दे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है अपील और सुप्रीम कोर्ट फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है अपील, तो फिर तो ये इलेक्शन सिर्फ पोलिंग स्टेशन पे होगा रीपोलिंग। और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करती तो फिर वो इलेक्शन पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे। तो पॉलिटिकली तो वो एक साइड पे है, लेकिन कानूनी हक तो हर एक का है कि वो हाँ नहीं बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो एक मोरल पोजीशन थी प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने खुद ही ट्वीट किया था और उन्होंने हिदायत भी की थी अपने उम्मीदवार को कि आप 20 जो पोलिंग स्टेशन हैं या जो मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन हैं उस पर आप खुद दरखास्त करें रीपोल की। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने ही कल मंजूरी दी है कि आप उसको चैलेंज कर दें सुप्रीम कोर्ट में। एक तो इस पर फिर उनकी जो आपकी पार्टी की इखलाकी तौर पर जो पोजीशन है आपके वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुतासिर नहीं होगी, पहला हिस्सा है सवाल का। और दूसरा ये है कि ये रवायत कैसी है बैर साहब कि एक हल्के के ऊपर इतना मुतनाज़ इलेक्शन जो 15 दिन से 10 दिन से मीडिया की खबरों की जीनत है और उसके बाद भी फैसला हुकूमत ही के खिलाफ आ गया, जिसपे आपको पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल इंतजामिया, आपको उसमें अखाड़ पिछाड़ करना पड़ी, डिवीजन बदर करना पड़ा आरपीओ को। तो ये रिवायत कैसी आप देखते हैं? इसको मैं इस तरह देखता हूँ जी कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक आजाद अदारा है और मेरा ख्याल है ये इस हुकूमत ने, पहले हुकूमतें जो थी वो किसी ना किसी तरह दबाव में रखती थी, अदारों को आजाद नहीं होने देती थी। तो ये तो एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि हमारी हुकूमत की किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होती और हम एक्सेप्ट भी करते हैं और वेलकम भी करते हैं आजादाना फैसला। उस फैसले से बेशक हम इख्तलाफ करें, लेकिन आजादाना फैसले की हम रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, और वो ये है कि जो इलेक्शन जब भी इलेक्शन होने लगता है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे वो ज़मीनी इंतखाबात हों या नेशनल लेवल पे हों, तो जो कंट्रोल आ जाता है लॉ एंड ऑर्डर का, जो कंट्रोल आ जाता है उस पूरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको चाहे वहां लगाए, जिसको चाहे वहां से निकाल दे, जो अफसर को पसंद है वो रख ले, और पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस भी उसके नीचे होती है। ये जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लॉ एंड ऑर्डर नहीं दुरुस्त था, तो इसका मतलब एक तरह वो अपने ऊपर नजरसानी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी हमसे कोताही हुई कि हमने पूरी तरह सुपरवाइज नहीं किया। ठीक हो गया। चलिए बैरिस्टर साहब, अब हम जरा सेनेट इलेक्शन की जानिब आते हैं। आप तो मुंतखब हो गए सेनेटर और हमने आपको मुबारकबाद भी पेश की। अगर हम दो सख्त हरीफों की बात करें, तहरीक इंसाफ और नून लीग, दोनों के दरमियान मफामत कैसे हो गई? ये मफामत हमें दूसरे सूबों को भी देखने में मिलेगी? इसको आप मुफामत ना कहिए, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि हर जो प्रोविंशियल असेंबली होती है, जो इसने इलेक्ट करने हैं अपने अपने सेनेटर्स, उसमें पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो तादाद है, वो सबको पता होती है। और इसलिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वोटिंग दुरुस्त तरीके से होगी तो हमारे कितने कैंडिडेट जीतेंगे और दूसरी पार्टी के कितने जीतेंगे। तो पंजाब में ये पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि PMLN के कितने वोट्स हैं, कितने MPAs हैं, और PTI और उनके इत्तेहाद की कितने MPAs हैं, कितने वोट्स हैं, और कितनी वो सीटें सेनेट की ले सकते हैं। तो फैसला ये हुआ कि इलेक्शन का तो जवाब तब होता है अगर कोई इंडिपेंडेंट हो जाए या 2-3 पार्टीज के लोग खड़े हो जाएं और वो इलेक्शन हो, उसमें उधर तो आपको इलेक्शन करना पड़ता है। लेकिन जहां आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपके कितने लोग आएंगे,
और वो इलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा सेनेटर, ये बेसिकली ये कायदा तो विफाक के अंदर भी है, चूंकि सेनेट की तकसीम ही ऐसे है सीट्स की, आपको मुझसे बहुत बेहतर मालूम है, सीनियर कानूनदान है आप, तो ये तो कायदा विफाक में भी और दीगर सूबों में भी ऐसा ही है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इन रिमार्क्स में यही बात की थी कि पार्टी पोजीशन तो वाजे है, फिर उसके बावजूद ये कम ज्यादा कैसे हो जाता है, तो बफामत तो कहीं ना कहीं है ना, नहीं तो फिर तो विफाक में भी मुकाबला ना हो, जिसके जितने सेनेटर्स बनते हैं उसको उतने सेनेटर्स मिल जाएं और ये मामला सेटल डाउन हो जाए। कोई कह रहा था कि जहां नॉर्मली ये होता है कि आप जब ये देखेंगे आपकी स्ट्रेंथ उन सीट्स के मुताबिक है तो फिर आप इलेक्शन नहीं करते, और ये पंजाब में ये हुआ। लेकिन जो फेडरेशन का सिचुएशन है वहाँ मुख्तलिफ सूरत हाल है। वहाँ दोनों जो एक तरह जो पीडीएम का इत्तेहाद है और जो पीटीआई है उनके आपस में एक तरह से मुकाबला है कि वो कहिए। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि हर जो प्रोविंशियल असेंबली होती है जो इसने इलेक्ट करने हैं अपने अपने सेनेटर्स, उसमें पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो तादाद है, वो सबको पता होती है। और इसलिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वोटिंग दुरुस्त तरीके से होगी तो हमारे कितने कैंडिडेट जीतेंगे और दूसरी पार्टी के कितने जीतेंगे। तो पंजाब में ये पोजीशन बड़ी वाजे है कि पीएमएलएन के कितने वोट्स हैं, कितने एमपीएज हैं, और पीटीआई और उनके इत्तेहाद की कितने एमपीएज हैं, कितने वोट्स हैं, और कितनी वो सीटें सेनेट की ले सकते हैं। तो फैसला ये हुआ कि इलेक्शन का तो जवाब तब होता है अगर कोई इंडिपेंडेंट हो जाए या 2-3 पार्टीज के लोग खड़े हो जाएं और वो इलेक्शन हो, उसमें उधर तो आपको इलेक्शन करना पड़ता है। लेकिन जहां आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपके कितने लोग आएंगे और वो इलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा सेनेटर, ये बेसिकली ये कायदा तो विफाक के अंदर भी है, चूंकि सेनेट की तकसीम ही ऐसे है सीट्स की, आपको मुझसे बहुत बेहतर मालूम है, सीनियर कानूनदान है आप, तो ये तो कायदा विफाक में भी और दीगर सूबों में भी ऐसा ही है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इन रिमार्क्स में यही बात की थी कि पार्टी पोजीशन तो वाजे है, फिर उसके बावजूद ये कम ज्यादा कैसे हो जाता है, तो बफामत तो कहीं ना कहीं है ना, नहीं तो फिर तो विफाक में भी मुकाबला ना हो, जिसके जितने सेनेटर्स बनते हैं उसको उतने सेनेटर्स मिल जाएं और ये मामला सेटल डाउन हो जाए। कोई कह रहा था कि जहां नॉर्मली ये होता है कि आप जब ये देखेंगे आपकी स्ट्रेंथ उन सीट्स के मुताबिक है तो फिर आप इलेक्शन नहीं करते, और ये पंजाब में ये हुआ। लेकिन जो फेडरेशन का सिचुएशन है वहाँ मुख्तलिफ सूरत हाल है। वहाँ दोनों जो एक तरह जो पीडीएम का इत्तेहाद है और जो पीटीआई है उनके आपस में एक तरह से मुकाबला है कि वो कौन जीत सकता है। और वो कोशिश शायद पीडीएम ये करने की कोशिश कर रही है या तासुर ये दे रही है कि वो पीटीआई के या पीटीआई के इत्तेहादी एमएनएस जो हैं उनके वोट्स भी ले लेंगे। ठीक है, मामला वहां पे आप कह रहे हैं मुख्तलिफ है। बहरहाल ये अच्छी रिवायत है सेनेटर साहब अहमद से जो पंजाब के अंदर सामने आई है, ऐसा होना चाहिए। और बहुत शुक्रिया आपने हमें अलग से ज्वाइन किया और इस अहम मौजू पे हमसे बात की। इंशाल्लाह आइंदा भी मदू करते रहेंगे और आप से राय लेते रहेंगे। अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। 10 का इलेक्शन पे हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के हवाले ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।